माँ बाप का दर्द। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप का दर्द। सुबह के 4 बज रहे थे। पूजा जी अभी गहरी नींद में थी कि अचानक मोहनलाल जी को तेज खांसी होने लगी। उनकी खांसी की आवाज़ सुनकर पूजा जी घबरा कर उठी और जल्दी से दवाई देने के लिए खांसी की शीशी उठाई। लेकिन जब उन्होंने शीशी देखी तो उसमें दवा खत्म हो चुकी थी। पूजा जी चिंतित हो उठी। उन्होंने सोचा कि अपनी बहू काजल के कमरे से दवा मंगवा ले, लेकिन फिर रुक गई। उन्हें याद आया कि पिछली बार जब उन्होंने काजल से कुछ मांगा था तो उसे कितनी झुंझलाहट हुई थी। अरे माँ जी, हर समय कुछ न कुछ चाहिए रहता है आपको। यह सुनकर पूजा जी उस दिन कितनी आहत हुई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और चाय बनाने रसोई की तरफ पट गई। कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाई। जैसे उन्होंने चाय कप में डाली, चाय गैस पर गिर गई। उन्होंने सोचा, पहले मोहनलाल जी को चाय दे आती हूँ, फिर गैस साफ कर दूंगी। नहीं तो बहू को पता चल गया तो न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। वह चाय लेकर कमरे में आई और मोहनलाल जी को पकड़ाते हुए बोली, लीजिए, अदरक वाली चाय बनाई है, इससे आपकी खांसी में आराम मिलेगा। मोहनलाल जी ने चाय पीते हुए उनकी आंखों में देखा। वो जानते थे कि पूजा जी दिन रात सिर्फ ताने और अपेक्षा से कह रही हैं। दोपहर के 2:30 बज चुके थे। पूजा जी और मोहनलाल जी सुबह से बिना खाए पिए थे। आमतौर पे 1 बजे तक काजल खाना दे देती थी, लेकिन आज न कोई आवाज़ आई। पूजा जी की बेचैनी बढ़ रही थी। आखिर कब तक इंतजार करें। मोहनलाल जी की उम्र हो चली थी और भूख से उनका शरीर कमज़ोर हो रहा था। पूजा जी ने हिम्मत जुटाकर बहू काजल से पूछ लिया, बेटा, आज खाना नहीं दिया तुमने? बहुत समय हो गया, तेरे बाबूजी को बहुत भूख लगी है। काजल ने झुठलाते हुए कहा, माँ जी, अब जब खुद कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम सब्र रखना सीख लीजिए। घर कोई होटल नहीं कि जब मन किया खाना तैयार मिले। पूजा जी को यह जवाब चुप गया। वो कुछ बोलती इससे पहले काजल फिर से भल पड़ी, और वैसे भी मुझे क्या सिर्फ रसोई में ही रहना है, खुद भी कुछ काम कर लिया करो। अब ऐसे भी मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। पूजा जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने नम स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम्हें रसोई का काम पसंद नहीं तो क्या मैं करूँ? और रही बात तुम्हारे बाबूजी को, तो इस उम्र में वो अब क्या काम करेंगे? काजल तिरंग से हंसते हुए बोली, अरे मैं थोड़ी कह रही हूँ कि उन्हें नौकरी करने भेज दूँ, घर में छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। पूजा जी चुपचाप काजल की बात सुन रही थी। उन्हें पता था अगर वो कुछ ही बोलती तो उनकी बहू आज खाना तक नहीं देगी। तभी काजल ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अच्छा जाइए, लाती हूँ खाना लेकर, मेरे सिर पे मत खड़े रहिए। पूजा जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कहे बिना अपने कमरे में लौट आए। उनके पति ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही दर्द और बेबसी थी जो पूजा जी की आंखों में झलक रही थी। कुछ देर बाद काजल कमरे में गई और बिना कुछ कहे रात की बची हुई सब्जी और बासी चावल की थाली उनके सामने रखकर चली गई। पूजा जी और उनके पति ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने चुपचाप वो ठंडा और बासी खाना खाया जिसमें न तो स्वाद था न सम्मान। रात की बची हुई सब्जी और बासी चावल खाने के बाद पूजा जी और उनके पति अपने कमरे में बैठे थे। उनकी आंखों में उदासी और दिल में गहरा दर्द था। राहुल को फोन किए हुए 4 दिन हो गए थे। उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी। अगले दिन सुबह पूजा जी ने अपने बेटे राहुल से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने फोन की डायरी निकाली और नितिन का नंबर ढूंढकर राहुल को कॉल किया, जो दूसरे शहर पूना में नौकरी करता था। हेलो राहुल बेटा, पूजा जी ने धीमी आवाज में कहा। माँ, अब इतनी सुबह सब ठीक है ना? राहुल ने चिंतित होकर पूजा जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं, लेकिन वो कुछ और कह पाती इससे पहले ही काजल ने तेजी से उनके हाथ से फोन छीन लिया। अरे माँ जी, आप क्यों राहुल को परेशान कर रही हो? काजल ने नकली मुस्कान के साथ कहा, फिर फोन कान से लगाकर बोले, राहुल, माँ जी को तो बस तुम याद आ रही थे। मैंने उन्हें कहा था कि तुमसे बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन तुम तो जानते हो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बड़े बूढ़े बच्चे जैसे हो जाते हैं। दूसरी तरफ से राहुल हंसते हुए बोला, सही कह रही हो,
काजल, यह उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन हमें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर रही हो, फिर भी अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो मुझे तुरंत बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। जैसे उसने फ़ोन रखा, दूसरी उसकी नकली मुस्कान गायब हो गई और चेहरे गुस्से से भर गए। उसने तीखी आवाज़ में कहा, क्या ज़रूरत थी राहुल को फ़ोन करने की? आपको समझ भी नहीं आता कि वो कितना व्यस्त रहता है? हर बार उसे बेवजह परेशान किया जा गया। पूजा जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने दर्द भरी निगाहों से अपनी बहू को देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमें राहुल से कुछ कहना नहीं था, बस उसकी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है। काजल ने आंखें घूरते हुए ताना मारा, सुकून चाहिए तो मंदिर जाया करो, हर छोटी छोटी बात पर बेटी को परेशान मत किया करो। इतना कहकर काजल वहाँ से चली गई, लेकिन पूजा जी की आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोहनलाल जी ने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ थामा और कमरे में चली गई। पूजा जी ने हिचकियाँ लेते हुए सिर झुका लिया। कमरे में गहरी उदासी फैल गई थी और दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे। बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के रात का खाना लग चुका था। काजल ने प्लेट टेबल पर रखा दी, बासी रोटियां, सुबह की बची हुई दाल और चावल। बिना कोई शब्द कहे वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई, जैसे कोई एहसान कर दिया हो। पूजा जी और मोहनलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। भूख बहुत थी, लेकिन अपमान का घुट पीते हुए खाना निकलना आसान नहीं था। पूजा जी ने कांपते हाथों ही मोहनलाल जी की प्लेट आगे खिसका कर और कहा, खा लीजिए, भूखे मत रहिए। मोहनलाल जी ने एक गहरी सांस ली और दूसरे को देखा। रोटियां इतनी सख्त थी कि तोड़ते ही टूटकर बिखर गई। उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे धीरे खाना शुरू किया, क्योंकि वो जानती थी कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। पूजा जी भी खाना खाने लगी, लेकिन हर निवाले के साथ आंसू उनकी आंखों से झलक पड़े। उन्हें याद आया जब वो अपनी बेटी मोहनलाल जी के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती थी। उसका पसंदीदा आलू गोभी का पराठा, मीठे से भरी हुई गुड़ की रोटियां, और अब वो खुद सूखी रोटियों पर निर्भर थी। खाना खत्म करके दोनों अपने कमरे में चली गए। मोहनलाल जी चुपचाप लेट गए, जबकि पूजा जी खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर अंधेरा घिर चुका था, लेकिन उनके दिल का अंधकार उससे भी गहरा था। तभी बाहर से दरवाजे की आवाज़ आई। राहुल ने घर में कदम रखा। माँ जी, पिताजी, देखो मैं आ गया। राहुल की आवाज़ सुनते ही पूजा जी जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। उन्होंने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए मुस्कान ली। राहुल बेटा, तुम, उन्होंने प्यार से कहा। मोहनलाल जी भी उठकर बैठ गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जैसे उनका जीवन कुछ पलों के लिए फिर से खिल उठा हो। राहुल ने माँ के पैर छुए और पिताजी के पास जाकर बैठ गया। आप लोग कैसे हो, सब ठीक है ना? पूजा जी ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन तुम हो शनिवार को आते हो, फिर आज अचानक ऐसे कैसे? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, माँ बाबूजी, क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, और दिल्ली में अकाउंट के साथ मीटिंग थी, इसलिए मुझे यहाँ जल्दी आना पड़ा, और मीटिंग ख़त्म करके मैं सीधा आपसे मिलने आ गया। तभी काजल भी वहाँ आ गई और राहुल के पास आकर बैठकर बोली, अच्छा हुआ जो राहुल तुम आ गए, और हाँ, तुम परेशान मत हुओ करो, मैं माँ बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए काजल का हाथ थाम लिया। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है काजल, मैं जानता हूँ तुम माँ बाबूजी के लिए अच्छे से देखभाल करती हो। पूजा जी और मोहनलाल जी ने सुना, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी तकलीफें अंदर अंदर ही दफना ली। राहुल की आंखों में खुशी थी कि उसकी पत्नी और माँ बाबूजी के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह हकीकत नहीं, सिर्फ एक दिखावा था, एक झूठ जो हर हफ्ते उसकी आंखों के सामने गरज जाता था। राहुल की रात की फ्लाइट थी, इसलिए वो 10 बजे वापस चला गया। उसके जाने के बाद उसके माँ बाबूजी फिर से उदास हो गए। राहुल को गए हुए 3 दिन हो गए थे। शनिवार की सुबह भी पूजा जी और मोहनलाल जी के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। उनका मन प्रसन्न था, क्योंकि आज उनका बेटा राहुल आने वाला था। हर शनिवार की तरह वो आज भी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे।
पूजा जी ने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पे बिंदी लगाई और पूजा की थाली तैयार करने लगी। मोहनलाल जी भी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर तैयार हो चुके थे। जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़े, काजल अचानक सामने आकर खड़ी हो गई और बेरंग भरे स्वर में बोली, वाह वाह, आज तो हंसों की जोड़ी बहुत अच्छे से तैयार हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं कोई फिल्म देखने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? पूजा जी काजल के तानों की आदी हो चुकी थी, फिर भी वो डरते हुए बोली, वो आज शनिवार है और आज राहुल आने वाला है, इसलिए सोचा कि मंदिर हो आते हैं। काजल ने यह सुनकर हल्की मुस्कान के साथ ताली बजाते हुए कहा, हाँ, मैं तो भूल ही गई कि आज तो आपके लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। सही कहा ना माँ जी? वो कुछ देर उन्हें घूरती रही, फिर व्यंग भरते हुए बोली, अच्छा अच्छा, जाइए जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और आपके भगवान नाराज हो जाए। पूजा जी और मोहनलाल जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। वे जानती थी कि अगर कुछ कहेंगे तो और भी ताने मारेंगे, इसलिए बिना कुछ बोले वो दरवाजे से बाहर निकल गए। मंदिर जाते हुए पूजा जी के दिल में काजल के ताने गूंज रहे थे। उन्होंने मोहनलाल जी की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, कहा, सुनिए, क्या हमारे बेटे को कभी इस बात का एहसास होगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसे व्यवहार करती है? मोहनलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन सच्चाई कितने दिन छुपे रह सकती है। पूजा जी ने अपने आंसू पोंछ छिपाने की कोशिश की और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, बस मेरे बेटे की आंखों में यह अंधकार हटाओ, उसे सच्चाई देखने की शक्ति दो। वो दोनों मंदिर में भगवान के सामने खड़े थे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या कभी उनकी खुशियों का यह दिन पूरे हफ्ते तक फैलेगा या फिर वही अपेक्षा और तानों का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। शाम के 7 बज रहे थे। बाहर हल्की ठंडक थी, लेकिन राहुल के दिल में एक अलग ही गर्माहट थी। अपने माँ बाबूजी से मिलने की खुशी। जैसे ही वो घर पहुंचा, काजल दरवाजे पे खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, मेरे लिए इतनी बेताब दरवाजे पे ही खड़ी मेरा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। बिना कुछ कहे उसने राहुल का बैग हाथ से लिया और अंदर चले गई। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं दरवाजे से अंदर कदम रखते ही खुशी से आवाज़ लगाते हुए अपने माँ बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ा, माँ, पिताजी, देखो मैं आ गया। लेकिन जैसे उसने कमरे में झांका, वहाँ कोई नहीं था। बिस्तर पे तय से सही से रखे हुए थे, अलमारी बंद थी और पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। राहुल थोड़ा परेशान हो गया। उसने तुरंत काजल से पूछा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? मैं हमेशा आता तो वो मुझे दरवाजे पे ही मिलते हैं, आज दिखाई क्यों नहीं दे रहे? काजल, जो अभी भी बैग रखते हुए आई थी, अपने चेहरे पे हल्के से उदासी लाते हुए बोले, अरे वो दोनों मंदिर गए हैं, सुबह से जाने की जिद कर रहे थे। राहुल ने हैरानी से पूछा, इस वक्त? लेकिन माँ बाबूजी तो हमेशा सुबह मंदिर जाते थे, फिर आज शाम को क्यों गए? काजल झट से बोली, क्या करो राहुल, यह लोग अब कुछ भी करने लगे हैं। सुबह भी गए थे और अब फिर से चले गए। मैंने बहुत कहा कि रुक जाइए, लेकिन नहीं माने। राहुल को सोचने लगा, हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा कोई नहीं, मैं तो वैसे भी उनके आने का इंतज़ार कर सकता हूँ, तुम चाय बना कर दो, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। काजल तुरंत मुस्का दी और बोली, हाँ बिल्कुल, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। वह रसोई की तरफ चली गई, लेकिन उसके चेहरे पे एक अलग ही संतोष था। उसने एक बार फिर राहुल को सच्चाई से दूर रखने में कामयाबी हासिल कर ली थी। रात के 8 बज चुके थे, हल्की ठंडी पड़ने लगी थी, लेकिन राहुल के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मंदिर 8:30 बजे तक बंद हो जाता था, लेकिन उसके माँ बाबूजी अभी तक घर नहीं लौटे थे। राहुल ने सोफे में बैठे बैठे घड़ी की तरफ देखा और फिर तुरंत काजल से पूछा, काजल, माँ बाबूजी ने बहुत देर कर दी आने में, तुमने अच्छे से सुना था ना कि वो मंदिर कह कर ही गए थे या फिर कहीं और? काजल, जो अंदर ही अंदर खुश थी, लेकिन चेहरे पे चिंता का नाटक करते हुए बोली, अरे आप भी कमाल करते हैं जी, मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? उन्होंने मुझसे साफ साफ मंदिर जाने की बात कही थी। काजल का माथा
ठनक कर उसने गुस्से से कहा, अगर मंदिर ही गए थे तो अब तक क्यों नहीं आए? उन्होंने पता नहीं कि मैं आने वाला हूँ, फिर भी इतनी देर, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? राहुल के मन में हल्की घबराहट होने लगी। उसकी माँ बाबूजी कभी भी इस तरह देर नहीं करती थी। हमेशा जब वो आता था तो दरवाजे पे ही उसका इंतज़ार करते मिलते थे। काजल मन ही मन बेहद खुश हो रही थी। यही तो वो चाहती थी, राहुल को उसके माँ बाबूजी से धीरे धीरे दूर कर देना। लेकिन बाहर से उसकी अपनी चिंता जताते हुए कहा, हो सकता है मंदिर में भीड़ हो रही हो या फिर किसी जान पहचान वालों से बातों में लग गए हो। आपको तो पता है माँ जी जहाँ जाती है किसी न किसी से बात करने लगती है। आखिर कहाँ थे पूजा जी और श्याम लाल जी? क्या सच में मंदिर गए थे या कहीं और? कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि राहुल भी नहीं। रात के 9 बज चुके थे। अब ठंडा बढ़ भी गया था और राहुल के दिल में बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसके माँ बाबूजी अभी तक घर नहीं लौटे थे। अब तो बहुत देर हो गई थी। आखिर माँ बाबूजी कहाँ गए हैं? राहुल बड़बड़ाया। उसका धैर्य जवाब देने लगा। तुरंत उठा और गुस्से में अपनी बाइक की चाबी उठाई। काजल, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तुमने कहा था कि वो वहीं गए हैं, तो अब तक लौट कर क्यों नहीं आए? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? राहुल ने चुनती स्वर में कहा। काजल को अंदर ही अंदर खुश थी, लेकिन ऊपर से चिंता का नाटक कर रही थी। तुरंत बोली, अरे राहुल, इतना परेशान क्यों हो रही? हो सकता है किसी रिश्तेदार से मिलने गए हो या फिर मंदिर में ही ज़्यादा समय लग गया हो। आप यूं ही घबरा रहे हैं। लेकिन राहुल उसकी बातों को अनसुना जल्दी से बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट कर ली। मैं खुद जाकर देखता हूँ, कहते हुए उसने एक तेज रफ्तार में बाइक मंदिर की ओर दौड़ा दी। काजल ने दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराई। जाओ राहुल, जितना ढूंढना है ढूंढ लो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन सच क्या था? क्या राहुल को उसके माँ बाबूजी मिलेंगे या फिर कोई नया सच सामने आएगा? राहुल तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए मंदिर पहुंचा। लेकिन माँ जाकर देखा, मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो चुके थे। पूरे मंदिर परिसर में शांति थी। सिर्फ कुछ इक्का दुक्का लोग ही थे, इधर उधर दिख रहे थे। मंदिर के आसपास की दुकानें भी बंद हो रही थी। एक फूल माला बेचने वाली अपनी फूलों की टोकरी समेट रही थी। राहुल घबराता हुआ इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके माँ बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने जल्दी से फूल वाले के पास जाकर पूछा, माता जी, आपने एक बुजुर्ग दंपति को यहाँ देखा है? मेरी माँ बाबूजी मंदिर आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। फूल वाली ने हैरानी से राहुल को देखा और फिर सिर हिलाते हुए बोली, बेटा, यहाँ तो दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, मैं कैसे पहचान सकती हूँ कि कौन आया था और कौन नहीं? राहुल का दिल डूबने लगा। अब क्या करूँ? वो खुद से बुदबुदाया। तभी पास के एक दुकानदार अपनी दुकान समेट रहा था। उसने राहुल की घबराहट देखी और पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कोई परेशानी है? राहुल ने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने माँ बाबूजी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, भाई साहब, यह मेरे माँ बाबूजी हैं। वो मंदिर गए थे लेकिन अब तक घर नहीं पहुँचे। आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? दुकानदार ने ध्यान से फ़ोटो देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, इनको तो मैंने आज सुबह देखा था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अधिक होकर बोला, कहाँ देखा था? क्या आप पक्का कह सकते हैं कि यह वही थे? दुकानदार ने सिर हिलाया। हाँ भाई, मैं पक्का कह सकता हूँ, लेकिन इन्हें शाम को नहीं देखा, बस सुबह के वक्त मंदिर के पास देखा था। अब राहुल और ज़्यादा घबरा गया। अगर उसके माँ बाबूजी सुबह ही आए थे तो फिर पूरा दिन वो कहाँ थे और अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? आखिर पूजा जी और मोहनलाल जी कहाँ चले गए थे? क्या कुछ अनहोनी हुई थी या फिर उसके पीछे कोई और सच छिपा था? राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। माँ बाबूजी के बिना घंटे बीत चुके थे और अब घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा और तुरंत बाइक घुमाकर सीधे पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। थाने में पहुंचते ही राहुल ने ड्यूटी पे मौजूद अधिकारी से कहा, साहब, मेरे माँ बाबूजी सुबह से लापता हैं। मंदिर गए थे लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। मैंने हर जगह ढूंढ लिया पर उनका कोई अता पता नहीं चला। इंस्पेक्टर ने गहरी नज़र से राहुल को देखा और पूछा, आपका नाम राहुल है और
मेरे माँ बाबू जी का नाम मोहनलाल जी और पूजा देवी है। राहुल ने जल्दी से अपने फ़ोन से उनकी तस्वीरें दिखाई। इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा, देखिए हम हर चौकी को सूचना भिजवा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। पुलिस ने आवाज़ न मिलते ही के बाद वो भारी मन से घर की ओर निकल पड़ा। घंटी बजाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने काजल खड़ी थी। उसने राहुल को चिंतित नज़रों से देखा और पूछा, क्या इतना देर क्यों लगा दी, और माँ बाबूजी कहाँ है? राहुल की आंखों में आंसू झलक पड़े। काजल उनके चेहरे के भाव देखकर चौंक गई। आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बोलिए, आखिर हुआ क्या है? राहुल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, माँ बाबूजी का कुछ अता पता नहीं चला, वो कहीं नहीं मिले। काजल ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा चिंता में ही डूबा हुआ दिखाने की कोशिश की और बोली, हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, कहीं कुछ गलत हो रहा गया क्या? राहुल पूरी तरह से टूट चुका था। क्या उसके माँ बाबूजी सही सलामत थे? आखिर वो गए कहाँ थे? रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन राहुल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार माँ बाबूजी की तस्वीरें घूम रही थी। कहीं उन्होंने क्या वो सुरक्षित है? वो बिस्तर पर करवट बदलता रहा, पर बेचैनी कम नहीं हुई। पिछले शनिवार की यादें उसकी आंखों में तैरने लगी। जब वो घर आया था तो माँ कैसे दौड़ कर आई थी, आ गया मेरा लाल। पूजा जी ने उसे सीने से लगाकर भरपूर आशीर्वाद दिया था। उसके बाबूजी सिर्फ सफ़ेद कुर्ते पैजामे में कितने गर्म आम लग रहे थे। माथे पे हल्का सा तिलक था जो उनकी धार्मिकता को दर्शा रहा था। बेटा, अब तो यही कहाँ ये नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। बाबूजी, यह बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उस दिन उसने भी जवाब दिया था, बाबूजी आप जानते हैं ना, यहाँ मैं जितनी भी नौकरी कर लूँ सैलरी कम ही मिलेगी, और पुणे जैसे शहर में 2 गुने पैसे मिलते हैं। माँ बाबूजी की आंखों में उदासी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर मैं वादा करता हूँ बाबूजी, एक दिन इतना कमा लूँगा कि फिर पुणे नहीं जाना पड़ेगा। आपके पास रहकर कोई अपनी दुकान खोल लूँगा। तभी काजल उठी और राहुल को देखकर बोली, राहुल, लाइट क्यों जला रखी है? इसको बंद कर दो। और ऐसा बोल वो वापस सो गई। राहुल का दिल दुख से भर गया। मैंने कितने सपने देखे थे कि माँ बाबूजी के साथ रहूँगा, और आज वो खुद ही कहीं चले गए। उसकी आंखों से आंसू बाहर निकले। हे भगवान, मेरे माँ बाबूजी को सही सलामत लौटा दो। काजल करवट बदल कर सो रही थी। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह राहुल पूरी रात जागता रहा और एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, आखिर माँ बाबूजी कहाँ चले गए? रात भर की बेचैनी के बाद सुबह की पहली किरण भी राहुल के मन का अंधेरा दूर नहीं कर पाई। जैसे उसकी आंखें लगी थी, अचानक एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में आया, क्या माँ बाबूजी अशोक काका के घर गए हो? राहुल तुरंत चौंक कर उठा और बिना समय गवाए कपड़े बदल कर बाहर निकला। जैसे उसने बाइक स्टार्ट की, अंदर से काजल की आवाज़ आई, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? कम से कम चाय तो पी लो। राहुल रुका नहीं, बस एक पल के लिए मुड़ा और गंभीर स्वर में बोला, काजल, माँ बाबूजी शायद अशोक काका के घर गए होंगे, मैं एक बार जाकर देख लेता हूँ। रोमा ने उनके चेहरे की बेचैनी देखी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी। हल्की बल फुल्की सी मुस्कान उभर आई। अशोक काका के यहाँ उसने अनजान बनने की कोशिश की, पर माँ बाबूजी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, राहुल ने कहा और तेजी से गेट खोलकर बाइक निकाल ली। सड़क अभी भी सुनसान थी। सुबह के सन्नाटे में राहुल की बाइक की आवाज़ गूंज रही थी। हे भगवान, बस एक बार माँ बाबूजी मिल जाए। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा आ रहा था, जब वो हमेशा उसे आशीर्वाद देती थी। बाबूजी की वो स्नेह भरी बातें, जब वो कहते थे, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया करो, हमेशा भागता ही रहता है, कहीं उन्होंने मुझसे नाराज होकर तो घर नहीं छोड़ा। यह ख्याल आते ही राहुल का कलेजा कांप गया। उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ा ली, सीधा अशोक काका के घर पहुंच गए। माँ बाबूजी वहां मिलेंगे या सच्चाई कुछ और ही होगी? राहुल तेजी से बाइक चलाते हुए अशोक काका के घर पहुंचा।
अभी भी उसकी उम्मीद थी कि शायद माँ बाबूजी यहीं मिल जाए। उसने बाइक रोकते हुए घर का दरवाज़ा खटखटाया। काका काका, दरवाज़ा खोलिए। अंदर से कुछ देर बाद आवाज़ आई, कौन है इतनी सुबह सुबह? दरवाज़ा खोलते ही राहुल ने घबराते हुए सर में पूछा, अशोक काका, क्या माँ बाबूजी यहाँ आए हैं? अशोक काका ने हैरानी से उसे देखा। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे माँ बाबूजी से पूरे 1 महीने से नहीं मिला। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। 1 महीना हो गया? हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना? अशोक काका ने चिंतित होकर पूछा। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पैर जैसे जम गए थे। अब वो कहाँ जाए, किससे पूछे? काका, माँ बाबूजी कल शाम से लापता हैं। उन्होंने कहा था कि वो मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं लौटे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट में दर्ज करवा दी। अशोक काका भी यह सुनकर परेशान हो गए। अरे यह तो बहुत गंभीर बात है बेटा, तुमने बाकी रिश्तेदारों से पूछा? राहुल ने निराश से सिर हिलाया। किसी को कुछ पता नहीं और अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अशोक काका ने राहुल का कंधा थपथपाया। बेटा घबराओ मत, पुलिस भी खोजबीन कर रही होगी, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। और बाकी रिश्तेदारों को फ़ोन लगाते हैं। राहुल की आंखें डबडबा गई। अब उसके पास रख होंगे की गुंजाइश नहीं थी। अब राहुल क्या करेगा? क्या माँ बाबूजी का कोई सुराग मिलेगा या फिर इस कहानी में कोई और बड़ा सच छिपा है? राहुल अपने माता पिता को लेकर परेशान था, लेकिन दूसरी तरफ काजल अपनी दुनिया में ही मगन थी। वह कमरे में बैठकर फ़ोन पर अपनी सहेली रानी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ में गहरी दुख था, मानो वह सास ससुर के जाने में सच में परेशान हो गई हो। रानी, क्या बताऊं, जब से मेरे माँ बाबूजी घर से गए हैं मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, उसने दुखी आवाज़ में कहा। फिर भी दूसरी तरफ रानी यह सुनकर चौंक गई। क्या तुम और उदास तुम्हारी सास ससुर के लिए? यह कैसे हो सकता है? पूजा की एक पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर अचानक उसकी आवाज़ में शरारत लपकने लगी। एक्टिंग को सच मान बैठी। सच तो यह है कि मुझे तो उनकी कमी महसूस ही नहीं हो रही। उल्टा अब तो घर में कितनी शांति हो गई है। नीरू भी उसके पास सुनकर हंसने लगे। यार तू तो सच में महान है। मतलब ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मज़े ले रही है। काजल ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो उन्हें तंग करने की भी मदद लेती थी। अब तो वो भी थी, तो रोज़ बहाने बनाकर ताने मारते थे। अब जब नहीं है तो उसकी याद तो आएगी ना। फ़ोन की दूसरी तरफ रानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वाह, सच में तो बहुत होशियार है। पर राहुल को तो शक नहीं हुआ। काजल ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए लापरवाही से कहा, अरे नहीं, वो तो अपने माँ बाप की चिंता में डूबा हुआ है। उसे तो यह तक नहीं पता कि उसके सामने मैं कितनी अच्छी बहू बनती हूँ और पीछे से उसकी ज़िंदगी नरक बना देती हूँ। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी चालाकी कर ली हो। उधर राहुल दिन घर लौट आया। वो पूरी रात नहीं सो पाया था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, माँ बाबूजी कहाँ गए होंगे? काजल को फ़ोन पर हंसते हुए देखकर उसे अजीब लगा, लेकिन अभी वो इतना परेशान था कि इस पर ध्यान नहीं दे सका। उसने पुलिस को फिर से फ़ोन लगाया और कहा, सर कोई खबर मिली? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो कोई सुराग भी नहीं मिला। अगर आपको कोई जानकारी मिली हो तो तुरंत हमें बताएं, पुलिस अधिकारी ने कहा। राहुल ने फ़ोन काट दिया और अपना सर पकड़कर बैठ गया और अपना सर लिए अब क्या करे। कहानी में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है? क्या राहुल को अपने माता पिता का कोई सुराग मिलेगा? और क्या काजल की सच्चाई कभी राहुल के सामने आएगी? समय बीतता जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ राहुल की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। 10 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला था। उसने हर संभव जगह तलाश की, रिश्तेदारों के घर, मंदिर, धर्मशाला, अस्पताल, यहाँ तक कि मुर्दाघर जाकर देखा, लेकिन कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह से ही राहुल घर से गुमसुम बैठा था। उसके चेहरे पे थकान और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। काजल, जो अब तक उसकी बेचैनी का आनंद ले रही थी, आज पहली बार उसे इस बारे में बात करने आई। राहुल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, उसने नाटक करते हुए नरम आवाज़ में कहा, लेकिन तुम कब तक ऐसे ही परेशान रहोगे? कहीं ऐसा हो
नहीं कि माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पे निकल गए हो सकता है वो किसी साधु संत के साथ चले गए हों। काजल की बात सुनकर राहुल अचानक भड़क उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैं झटके में खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो काजल? तुम जानते भी हो माँ बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते और तीर्थ यात्रा पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ हमेशा कहती थी कि जब तक मैं उनके साथ नहीं चलूँगा मैं कहीं नहीं जाऊँगी। राहुल का गुस्सा देखकर काजल थोड़ी सहम गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा। तो फिर वो कहाँ गए राहुल? अब 10 दिन हो गए, कोई खबर क्यों नहीं आ रही? राहुल ने आहिस्ता से पूछा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खुशी थी कि राहुल इस समय पूरी तरह से परेशान था। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गुस्से में खाना छोड़कर उठ गया और सीधे अपनी माँ बाबूजी का कमरे में चला गया। यह वही कमरा था जहाँ उसकी माँ हर शनिवार को दिए जलाया करती थी, जहाँ उसके बाबूजी वो लाल जी पढ़ते थे, जहाँ राहुल हर बार आकर उनके पास बैठता था। लेकिन आज कमरे में अजीब सी वीरानी थी। राहुल ने देखा कि माँ बाबूजी की थाली जो की जेब की तय रखी थी, बाबूजी के चश्मे की डब्बी टेबल पे पड़ी थी और उनकी पसंदीदा किताबें भी वहीं थी। सब कुछ तो था, बस वे दोनों नहीं थे। उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से अपने बाबूजी की कुर्सी पे हाथ फेरा और माँ की ओढ़नी को उठा लिया। उसकी उंगलियां उस हल्के गुलाबी रंग की ओढ़नी को छूते ही कांपने लगी। माँ बाबूजी आप लोग कहाँ चले गए? इन निर्मित के उसके दिल का और भारी कर दिया। वो चुपचाप माँ की ओढ़नी को सीने से लगाकर जमीन पे बैठ गया। क्या वो अपने माँ बाबूजी को कभी ढूंढ पाए? सुबह के 10 बज रहे थे। किचन में काजल नाश्ता बना रही थी, लेकिन मैं बार बार अपने फ़ोन पर नजर डाल रही थी। उसे इंतज़ार था कि कब उसकी सहेली रानी उसे कॉल करे ताकि वो फिर से अपने नाटक के बारे में हंस हंस कर बात कर सके। तभी लिविंग रूम में रखे लैंडलाइन की घंटी बजी। किचन से ही काजल ने आवाज़ लगाई, राहुल देखो तो कौन है? लेकिन राहुल अपने कमरे में बैठे खोया हुआ था। उसने रात भर एक पल भी चैन से नहीं बिताया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। माँ बाबूजी के बिना घर उसे काटने को दौड़ रहा था। घंटी लगातार बज रही थी। उसने अनमनी ढंग से उठकर फ़ोन उठा लिया। हेलो, यह क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना बंद कर दिया? कोई अपडेट भी नहीं दे रही हो? फ़ोन की दूसरी तरफ से उसकी बॉस की तेज आवाज़ गूंजी। सर मैं अभी बहुत परेशान हूँ। मेरे माँ बाबूजी लापता है, मैं उन्हें ढूंढने में लगा हूँ। राहुल ने धीमी आवाज़ लेकिन थकी हुई आवाज़ में कहा, देखो राहुल, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन ऑफिस के भी कुछ नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन अब 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को वो तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम अगले 2 दिन में ही नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। बॉस की आवाज़ में सख्ती थी। पर सर, राहुल कुछ कहना चाहता था, लेकिन उधर से फ़ोन काट दिया। राहुल ने फ़ोन नीचे रखा और अपना सर पकड़ लिया। अब उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी के पास आने के बाद वो कैसे उनकी देखभाल करेगा? और अगर वो नौकरी पर चला गया तो माँ बाबूजी को ढूंढने के लिए समय कैसे निकाल पाएगा? तभी काजल कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? कौन उस पर ऑफिस से था? पहले कहते हैं अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो किसी और को रख लेंगे। राहुल ने निराश स्वर में कहा। तो फिर? काजल ने कंधे उचक कर लापरवाही से पूछा, क्या सोचा तुमने? क्या सोचूं मैं? माँ बाबूजी अभी तक नहीं मिले हैं। इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? राहुल झुठला उठा। तो ठीक है, नौकरी छोड़ दो, काजल ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर बैठे रोना घर पे। वैसे भी मैंने तो कब से कहा था कि तुम्हें यहाँ नौकरी ढूंढनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो पुणे में ही मज़ा आता है। अब भुग तो। राहुल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। एक बार फिर उसकी सवाल ने उलझ गया, क्या करे? नौकरी बचाए या माँ बाबूजी को ढूंढे? राहुल ने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर अचानक उठा और काजल की ओर देखते हुए सख्त लहजे में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम को ही पुणे जा रहा हूँ। काजल, जो अब तक मजे से खरीद तमाशा देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल इतनी जल्दी यह फैसला ले लेगा।
मैं धीरे धीरे राहुल के पास आई और नाटकीय अंदाज में बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ, अब मैं रुकना बेकार है। पुलिस भी कुछ कह नहीं पा रही है और ऑफिस से भी लगातार कॉल आ रही है। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो आगे माँ बाबूजी के आने के बाद भी उन्हें अच्छे से नहीं रख पाऊँगा। कम से कम नौकरी तो बची रहे, राहुल ने ठंडी आवाज़ में कहा। काजल ने तुरंत एक नकली उदासी का मुखौटा पहन लिया और बोली, पर राहुल, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि माँ बाबूजी अब लौट कर आएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब इतना समय हो कि अगर उन्हें लौटना होता तो अब तक लौट चुके होते। कहीं ऐसा न हो कहीं कि काजल जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़कर राहुल को और जाना चाहती थी। लेकिन इस बार राहुल उसकी बातों में नहीं आया और उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ काजल, में माँ बाबूजी वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है, लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता चैन से नहीं बैठूंगा। फिर वो अलमारी की तरफ बढ़ा, खुद ही अपना बैग निकालने लगा और जैसे ही अपना बैग पैक करना शुरू किया, काजल तुरंत उसके पास आई और चिंता भरे में स्वर में बोली, राहुल, अगर तुम पुनः जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। यह अब मेरा क्या काम? राहुल ने उसकी ओर देखा लेकिन बिना कोई जवाब दिए अपने कपड़े बैग में रखने लगा। काजल ने दोबारा कहा, सुनो ना, तुम मुझे भी साथ ले चलो। अब जब माँ बाबूजी यहाँ नहीं है तो मैं अकेले इस घर में क्या करूँगी? अब राहुल रुका और गहरी सांस लेते हुए काजल की ओर घूमा। उसकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी। उसने धीमी लेकिन सख्त लहजे में कहा, नहीं रो काजल, तुम्हें यहीं रहना होगा। पर क्यों? काजल ने चौंक कर पूछा। राहुल ने अपना बैग बंद किया और बोला, अगर माँ बाबूजी लौट आए और उन्हें यहाँ कोई नहीं मिला तो उनका क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि वो और ज़्यादा परेशान हो। अगर वो अब वापस आते हैं तो कम से कम तुम यहाँ रहो ताकि उन्हें लगे कि उनका कोई अपना अब भी इस घर में है। काजल के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसे लगा कि अब उसे अपने साथ ले जाएगा और जिससे वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगी। लेकिन राहुल का यह फैसला उसके लिए झटका दे गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पर राहुल, तुम भी तो जानते हो कि माँ बाबूजी के बिना इस घर में रहना कितना मुश्किल होगा। मैं अकेले कैसे रहूँगी? राहुल उसकी आंखों में देखकर बोला, राहुल, अगर तुम सच में माँ बाबूजी की चिंता कर रही हो तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारा यहाँ रहना कितना ज़रूरी है। जब वे आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें देखें और अगर तुम न मिली तो उनकी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। काजल अंदर ही अंदर झुठला गई, लेकिन बाहर से उसने सहमति जताते हुए नाटक किया। ठीक है राहुल, तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ, बस तुम जल्दी वापस आना, उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। राहुल ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं जल्दी से लौटने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर माँ बाबूजी लौट आए तो तुम्हें मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। काजल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब राहुल चला गया और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। आखिरकार अब इस घर पर मेरा पूरा हक होगा, उसने मन ही मन सोचा और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे आ गई। राहुल ने आखिरी बार घर की ओर देखा, फिर भारी मन से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। अब वो पुनः जा रहा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल था, बाबूजी आखिर कहाँ है? दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या राहुल अपने माँ बाबूजी से मिल पाएगा? आखिर पूजा जी और मोहनलाल जी कहाँ गए थे? उनके साथ क्या हुआ था? क्या वो मंदिर से वापस नहीं घर आए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग में, जब तक के लिए धन्यवाद।